समायोजित के तरीके अपने अलग अलग हैं, जैसे श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम। समांतर क्रम में भी दो पार्ट आपको मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी सीरीज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेलों का संयोजन। पहले तो हम आपसे बात करें सेलों के संयोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। किसी एक सेल से प्रबल धारा नहीं प्राप्त की जा सकती है, अतः प्रबल धारा प्राप्त करने के लिए हम दो से अधिक सेलों को आपस में समायोजित करते हैं, संयोजित करते हैं। अब रही बात समायोजित के तरीके अपने अलग अलग हैं, जैसे श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम। समांतर क्रम में भी दो पार्ट आपको मिलेगा। तो पूरा टॉपिक इतना लेंदी है आपका यहाँ पे कि एक वीडियो में उसको समझा पाना एक प्रकार से बहुत मुश्किल होगा यहाँ पे, या अगर एक वीडियो समझाने की कोशिश करी जाएगी यहाँ पे तो कुछ मेन बातें आपकी छूट जाएंगी यहाँ पे। इसलिए पूरे टॉपिक को हम 4 वीडियो में लेके चलेंगे। 4 वीडियो क्यों? पहले आपका जो हमारा सेलों का संयोजन पार्ट फर्स्ट है, इसमें श्रेणी क्रम, और सेलों का समांतर क्रम जो आपका है ये 2 पार्ट में आपको समझाएंगे, पार्ट 2A और पार्ट 2B, और उसके बाद आपका पार्ट 3 आपका आएगा यहाँ पे मिश्रित क्रम। इस प्रकार से आपका पूरे कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर सकते हो हमारे 4 वीडियो को आप देख के यहाँ पे। ठीक है, तो फिलहाल हमारा आपका जो पार्ट फर्स्ट है आपका यहाँ पे सेलों का संयोजन श्रेणी क्रम आपसे हम डिस्कस करें। यहाँ पे मान लो कोई n सेल है, क्योंकि आप जानते हो थ्योरी पढ़ने जा रहे होते हैं, 3 4 5 तो मानेंगे नहीं, तो मान लो स्मॉल n सेल हमारे पास है, ठीक है, और प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल जिसको आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हो मान लो आपका E है, ठीक, और प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध जिसको आप इंटरनल रेजिस्टेंस भी कहते हो कितना स्मॉल r है। तो आप इस प्रकार देख रहे हो, और आपस में क्या श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो श्रेणी क्रम में कैसे आप यहां पे देख रहे हो, पहला सेल हो गया, बगल में दूसरा सेल, तीसरा सेल, फिर आपका चौथा पांचवा करते करते आपका यहाँ पे लास्ट वाला सेल हो गया, और इस प्रकार से कुल मिला के हमारे पास n सेल है। ठीक, आप यहां पे देख रहे हो। उसके बाद आपका यहां पे इस पूरे सेलों को इस किसी बॉक्स में हमने पैक कर दिया, और इधर आपका एक खोल करके एक तार इधर निकाल लिया जो कि हमारा प्लस वायर कहलाएगा, ठीक है, और एक आपका यहां पे क्या बॉक्स में पैक करके एक वायर हमने इधर से निकाल लिया जो कि हमारा निगेटिव या माइनस वायर कहलाएगा। ठीक, इन दोनों वायर से, इन दोनों तारों से हमने एक वायर प्रतिरोध कैपिटल R लगा दिया और सर्किट हमारी कंप्लीट हो गई। तो आप यहां पे देख रहे हो जितने भी सेल हैं, कितने n सेल हैं, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल क्या बराबर है, कितना E, प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या बराबर है, कितना स्मॉल r, और सारे के सारे सेल आपस में किस क्रम में जुड़े हुए हैं, आपके यहाँ पे श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अब हम यहाँ पे आगे पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे देखना, अगर मान लो हम यहाँ से तार को ब्रेक कर दें, यहाँ से और यहाँ से तार को ब्रेक कर दें ऐसे, ठीक, तो अगर ब्रेक कर देंगे तो क्या किसी सेल से कोई धारा ली जाएगी? नहीं। और जब सेल से धारा नहीं ली जाएगी उसमें आप जानते हो विद्युत वाहक बल और विभवांतर दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर मान लो कोई वोल्टमीटर ले लें और वोल्टमीटर लेके ध्यान रहे कोई धारा नहीं प्रवाहित हो रही है, और जब धारा नहीं प्रवाहित होगी तो विभवांतर और विद्युत वाहक बल दोनों बराबर होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई वोल्टमीटर ले लें और उसका एक सिरा यहां एक सिरा यहां पे लगाएं, तो अब अगर आपसे पूछो उसका पाठ्यांक रीडिंग कितनी होगी तो आप क्या बोलोगे? E। यहां पे लगाएं तो कितना E, लेकिन यहां पे लगाएंगे तो कितना बोलोगे आप? 2E। यहां पे लगाएं तो 3E, और उसी प्रकार से यहां पे लगाएं तो NE, यहां पे लगाएं तो NE, यहां पे लगाएं तो NE। आप यूं कह सकते हो कि परिपथ में प्रभावी विद्युत वाहक बल कितना है? NE। आप यहां पे देख रहे हो, यहां पे परिपथ में लगे सेलों का कुल विद्युत वाहक बल, जिसको कि आप ई प्रभावी भी कह सकते हो, इफेक्टिव भी कह सकते हो, ये बराबर कितना हो गया? NE। अब हम आते हैं यहां पे एक बार फिर डायग्राम पे। अब डायग्राम पे आप देख रहे हो n सेल लगे हैं, प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध कितना स्मॉल r है, सारे सेल किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है, और श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालने का फार्मूला क्या होता है? R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डैश 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 एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से आप देखोगे स्मॉल r प्लस स्मॉल r प्लस स्मॉल r प्लस डैश 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 प्लस स्मॉल r। ठीक, कितने n सेल हैं तो कितना हो गया? NR। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहां पे देख रहे हो परिपथ में लगे सेलों का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध कितना हो गया? NR हो गया। और पिछली वीडियो में हमने आपको समझाया था डिटेल में यहां पे कि आंतरिक प्रतिरोध हमेशा वाय प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में लगा होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो आंतरिक प्रतिरोध हमारा NR निकला, ये वाय प्रतिरोध के साथ किस क्रम में माना जाएगा? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में आप जानते हो सीधे जुड़ जाता है। तो आप यहां पे क्या कहोगे? परिपथ में प्रभावी प्रतिरोध, जिसको हमने R प्रभावी यहां पे सिंबल दिया है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा? वाय प्रतिरोध प्लस तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। तो वाय प्रतिरोध कितना? कैपिटल R, और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध कितना? R तुल्य, जिसका मान कितना? NR। ये ऊपर आप निकाले हो। ठीक, तो आप जानते हो प्रभावी प्रतिरोध कितना आया? कैपिटल R प्लस NR आया। ठीक, अब ऐसी कंडीशन में परिपथ में कितनी धारा बहेगी? तो आप जानते हो I दैट इज इक्वल टू E प्रभावी अपान R प्रभावी। तो E प्रभावी कितना? NE, और R प्रभावी कितना? कैपिटल R प्लस NR। तो इस प्रकार से I दैट इज इक्वल टू NE अपान कैपिटल R प्लस NR। ठीक, अब हम आगे चलते हैं पढ़ाई पे। अभी तुरंत हमने देखा है यहाँ पे I दैट इज इक्वल टू NE अपान कैपिटल R प्लस NR। एक बार हम परिचय करा दें यहाँ पे फिर से, यहाँ पे कौन क्या है? I क्या है? परिपथ में प्रवाहित धारा। N क्या है? परिपथ में लगे सेलों की संख्या। E क्या है? प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल। कैपिटल R क्या है? वाह्य प्रतिरोध। और स्मॉल r क्या चीज है? आपका प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक, अब हम यहाँ पे डिस्कशन करें। आप जानते हो नीचे यहाँ पे क्या? कैपिटल R प्लस NR है। हो सकता है कैपिटल R का मान बहुत बड़ा हो, इतना बड़ा हो कि इसकी तुलना में NR की वैल्यू क्या हो? नेग्लिजिबल हो, नगण्य हो।
इसका उल्टा भी हो सकता है कि एनआर की वैल्यू बहुत बड़ी हो, उसकी तुलना में कैपिटल आर आपका नेग्लिजिबल हो। तो दोनों केसेस में हम यहां पे जिक्र करेंगे। यहां पे आप यहां पे देख रहे हो कैपिटल आर इज लेस देन एनआर, यानी कि आप यूं कह सकते हो एनआर की वैल्यू इतनी बड़ी कि उसकी तुलना में कैपिटल आर क्या है, नेग्लिजिबल है। मतलब वाय प्रतिरोध हमारा क्या, नगण्य है। सेलों के तुल्य आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में वाय प्रतिरोध क्या, नगण्य है। तो ऐसी कंडीशन में आई दैट इज इक्वल टू एन ई अपान एनआर, और आप यहां पे देखोगे एन से एन आपका कैंसिल हो गया, तो यहां पे क्या गया, ई अपान आर, और ई अपान जहां पे ई क्या है, एक सेल का विद्युत वाहक बल, आर क्या है, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो इस प्रकार से हल करने पे आपका यहां पे क्या निकल के आएगा, एक सेल से प्राप्त धारा। आप यहां पे देख रहे हो आई, ये बराबर क्या हुआ, लगभग एक सेल से प्राप्त धारा। यानी कि आप यूं कह सकते हो कि परिपथ में अगर आपने 10 सेल लगाए तो 10 सेल तो आपने लगाया, लेकिन धारा आप एक ही सेल के बराबर पाओगे। या आपने परिपथ, इस कंडीशन में अगर आपने परिपथ में 5 सेल लगाए तो भले आप 5 सेल लगाए हो, लेकिन धारा एक ही सेल के बराबर पाओगे। यानी कि अगर आप जानते हो अगर ये कंडीशन है तो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से कोई लाभ नहीं है, बल्कि हमारा नुकसान है। क्यों नुकसान है? हम 10 सेल लगा रहे हैं और धारा एक ही सेल के बराबर पा रहे हैं, तो 10 सेल लगाने का फायदा क्या, 9 सेल हटा दें, एक ही सेल में लगा दें यहां पे। ठीक, तो आप यहां पे देख रहे हो अगर ये कंडीशन है तो अगर सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो हमको क्या हानि है। अब हम आते हैं दूसरे केस में। हो सकता है आर की वैल्यू बहुत बड़ी हो, आर मतलब क्या, वाय प्रतिरोध बहुत बड़ा हो, उसकी तुलना में सेलों का आंतरिक प्रतिरोध क्या, नगण्य है। तो ऐसी कंडीशन में आप यहां पे देख रहे हो आई दैट इज इक्वल टू एन ई अपान कैपिटल आर। देखो यहां पे एनआर नहीं लिखा गया। ठीक, अच्छा अब हम एन को अलग कर लें और ई अपान आर कर दें, तो आप यहां पे देख रहे हो ई अपान आर यहां पे क्या हो जाएगा, ये एक सेल का विद्युत वाहक बल है, तो ई अपान आर का मतलब क्या हुआ, लगभग एक सेल से प्राप्त धारा, और यहां पे क्या लिखा है, एन। यानी कि आप यूं कह सकते हो एक सेल से प्राप्त धारा की लगभग n गुनी हमको धारा प्राप्त होगी। यानी कि आप जानते हो अगर ये कंडीशन है तो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से लाभ है। ठीक, क्यों? क्योंकि आप 5 सेल लगाओगे तो एक सेल से प्राप्त धारा की 5 गुनी धारा पाओगे। आप 10 सेल लगाओगे, एक सेल से प्राप्त धारा की 10 गुनी धारा पाओगे। जितने अधिक सेल लगाओगे उतने गुनी धारा आपको मिलेगी यहां पे। यानी कि अगर ये कंडीशन है तो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से लाभ है। ठीक, ये आपने लाभ और हानि आपने देखा कि कब का श्रेणी क्रम में जोड़ने से लाभ है और कब आपका लाभ नहीं है। और इस वीडियो को आपने देखा यहाँ पे, अच्छा लगा हो लाइक करना, क्या अच्छा लगा ये भी कमेंट में आप लिख देना यहाँ पे। ठीक, कुछ कमी दिखी हो आप डिसलाइक कर देना, जो कमी दिखी हो वो भी कमेंट में आप जिक्र करना। और बाकी हमारी आगे की वीडियोस को देखने के लिए या बाकी पढ़ाई करने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और एक बार फिर से आपको बताएं यहाँ पे, ये आपका सेलों का संयोजन टॉपिक काफ़ी लेंदी टॉपिक है, एक वीडियो में सारी बात नहीं कही जा सकती है, इसीलिए आपको पूरे टॉपिक को हमने 4 वीडियो में लिया है। ये हमारा आपका सेलों का संयोजन पार्ट फर्स्ट है। इसके बाद आपको सेलों का संयोजन पार्ट सेकंड ए और सेकंड बी देखना होगा। सेकंड ए और सेकंड बी में क्या डिफरेंस है जब आप देखोगे तब आप जान पाओगे। और फिर आपका पार्ट थर्ड आपका मिश्रित क्रम आप देखोगे वहां पे, और ये चारों आपका वीडियो देखोगे सेलों का संयोजन पूरा कंप्लीट आपका हो जाएगा। दैट्स ऑल।